प्रेशर वहां से पिटो से जाता है, वो कैप्स और जो केसिंग है उसके केसिंग सील्ड होती है और उसके केसिंग में भी स्टैटिक प्रेशर होता है, तो वो स्टैटिक प्रेशर कट हो जाता है और फिर वो डायनामिक प्रेशर से कैप्सूल जो एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसके बाद ही वो नॉट्स वाली जो अपनी स्पीड इंडिकेटर होती है वो ऊपर जाती है और वैसे वैसे आपको स्पीड इंडिकेट करती है। ओके परफेक्ट, ठीक है। सो अब मुझे ये जानना है कि ये रीडिंग्स कहाँ से लेता है एनीवन, फ्रॉम वेयर डज दिस टेक रीडिंग दिस इंस्ट्रूमेंट? Pitot tube. ओनली पीटो? Pitot plus static. Pitot and static both. पीटो एंड स्टैटिक, एंड व्हाट एल्स? और कुछ भी है? नहीं है? नहीं है, परफेक्ट। कंचन ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करा। हमारे पास एक केसिंग है जिसमें पीटो प्रेशर भी जाता है और स्टैटिक प्रेशर भी जाता है। सो एज यू कैन सी देयर इज अ केसिंग और डायफ्राम। तो जितना ज़्यादा एयर इस पीटो के अंदर जाएगी उतना ही ज़्यादा ये एक्सपैंड करने लगेगा। नाउ इमेजिन दिस केसिंग एज अ बलून, ठीक है। आप उसमें जितनी ज़्यादा एयर ब्लो करोगे उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। तो सेम चीज़ इसके अंदर है, जितना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा ये जो नीडल है, दिस नीडल विल स्टार्ट moving and giving us the higher value, right? So static तो चेंज नहीं है, अगर आप एक ही ऑल्टीट्यूड पर फ्लाई करो स्टैटिक इज सेम, बट ये चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर एयर मॉलिक्यूल्स विच आर एंटरिंग इनटू दिस पीटो ट्यूब, ठीक है। किसी को कोई भी अगर इसमें डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, बिकॉज दिस इज द बेसिक। अगर ये बेसिक आपको आया एंड डीजीसीए ने कुछ क्वेश्चन घुमा के भी अगर दे दिया, देन यू कैन बी एबल टू आंसर, ठीक है। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दोगे ये? तो मुझे एक डाउट था। हाँ। जैसे कि हम कांस्टेंट ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहे हैं ठीक है। एंड वी एक्सेलरेट, फॉर एग्जांपल हमें जल्दी क्रूज करना है, तो पीटोट के जरिए सर स्पीड ज्यादा कैसे मेजर होगा? द कैप्सूल विल एक्सपांड एंड द रीडिंग विल इंक्रीज और व्हाट सर? देखो आपको अगर जल्दी क्लाइंब करना है, ठीक है, अब जैसे आप फ्लाई कर रहे हो, ठीक है, मुझे पिच अप करना पड़ेगा क्लाइंब के लिए, करेक्ट। अब जब मैं पिच अप करूंगा एंगल ऑफ अटैक इंक्रीज होगा, मेरी एयर स्पीड रिड्यूस होगी अगर मैंने पावर इंक्रीज नहीं करी तो, राइट। मैं स्टिक को पुल कर रहा हूँ, मेरी स्पीड इंक्रीज होगी। तो अगर मुझे स्पीड मेंटेन करना है या फिर थोड़ी इंक्रीज करना है, आई हैव टू ऐड सम पावर, राइट। अब जब मैं पावर ऐड करूंगा तो मेरा प्रोपेलर तेज घूमा, ठीक है। प्रोपेलर जब की स्पीड इंक्रीज हुई उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स मेरे पीटो के अंदर एंटर करेंगे, राइट। इंक्रीज है, ठीक है। अगर मेरा एंगल ऑफ अटैक इंक्रीज है, मेरी पावर इंक्रीज है, या तो वो सेम रहेगा, ठीक है, या तो वो स्पीड इंक्रीज करेगी अगर आपकी पिच कम है। आप क्लाइंब कर रहे हो लेकिन रेट ऑफ क्लाइंब आपका कम है तो स्पीड इंक्रीज होगी, राइट। लेकिन अगर मेरा जो स्टैटिक वेंट है, स्टैटिक वेंट तो सेम ही रहेगा, तो मेरा ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और कुछ पूछना है? अंकित आपके आर्स कितने हो गए अभी? अनिकेत सॉरी, म्यूट म्यूट। 168 सर। 168, ओके परफेक्ट। तो चेक्स हो गए आपके जीएफटी डे 9? नो सर, नहीं नहीं नहीं, नेविगेशन की वजह से इन्होंने बताया। यस, ओके चलो ठीक है यार, करो जल्दी से नेट लो। ना यार एग्जाम क्वेश्चन है, प्लीज मार्क दिस। ASI takes input from both static and pitot। आई नो ये आप लोगों को पता है, बट एग्जाम में हम स्टिल गलती कर देते हैं, हम सिर्फ पीटो मार्क करके आ जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज मार्क दिस, दोनों से वो रीडिंग लेगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कलर कोडिंग ऑन ASI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ गाइज, व्हाट इज VSO? एनीवन हु वांट्स टू टेल व्हाट इज VSO? स्टॉलिंग स्पीड सर। VSO is my stalling speed, okay. Anything else? In landing configuration.
इन व्हाट? Landing configuration. लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। VFE क्या होता है? VFE इज flap extended speed, फ्लैप एक्सटेंडेड एंड Maximum. यस करेक्ट। VS1 Stalling speed sir, lean इन configuration. क्लीन कॉन्फ़िगरेशन, ओके। sir VNO इज clean, माय नॉर्मल। sir clean configuration में क्लीन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है जहां पे फ्लैप एक्सटेंडेड नहीं है, फ्लैप्स आर रिट्रैक्टेड, ओके सर समझ गया। ठीक है। एंड रेड बार इज माय नेवर एक्सीडिंग स्पीड, ठीक है। तो चलो इसको एक बार मैं बता देता हूँ। इफ आई एम बिलो 40 as per this indicator, and it depends on aircraft to aircraft, if I am my speed is below 40, then मेरा aircraft stall हो जाएगा, मतलब my aircraft will not be able to generate lift, वो धीरे धीरे नीचे आने लगेगा, right? VS1 ये स्टॉलिंग स्पीड इन लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन, राइट? मतलब मेरे फ्लैप एक्सटेंडेड है, मेरा सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसी की वजह से मुझे स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा मिल गई, ठीक है। ये अराउंड 50-55 एज पर दिस इंडिकेटर है, ठीक है। तो अगर मेरा 50 से नीचे में गया इन लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन, मेरे फ्लैप्स हैं, तो मेरा एयरक्राफ्ट स्टॉल हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये जो आप ग्रीन आर्क देख रहे हो, ग्रीन, ये आर्क इज माय नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज। ग्रीन आर्क इज माय नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज। अच्छा, व्हाट इफ आई एक्सीड दिस ग्रीन आर्क? व्हाट इफ आई एक्सीड दिस, क्या होगा? caution range below. परफेक्ट। मतलब अगर ये मैंने एक्सटेंड करा तो इसका मतलब भाई मुझे, हमें स्टिल एयर में फ्लाई करना होता है। यस, We have to स्टिल fly in एयर still. में आप कर सकते हो, करना नहीं है, आप कर सकते हो। द रीजन इज आपकी स्पीड ऑलरेडी इतनी ज्यादा है, and हर एक एयरक्राफ्ट की कोई ना कोई लिमिटेशन होती है, ठीक है। इस एयरक्राफ्ट की लिमिटेशन है दैट 130 से ऊपर आप मत लेके जाओ, अगर आप लेके गए देन स्ट्रक्चरल डैमेज कैन अकर, ठीक है। और अगर विंड भी चल रही है तो इट इज वेरी मच रिस्की। अगर इमरजेंसी आपको जल्दी जाना है, देन यू कैन एक्सटेंड योर स्पीड, यू कैन फास्टन योर एयरक्राफ्ट ओनली इन जीरो विंड कंडीशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, जीरो विंड कंडीशन, ठीक है। VNO कैन ओनली बी एक्सीडेड इन जीरो विंड कंडीशंस। ओके, परफेक्ट। नाउ रेड बार, एनी मीन्स नेवर एक्सीडिंग स्पीड। अगर आपने एक्सीड करी तो एयरक्राफ्ट पक्का डैमेज हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर, राइट। ये क्लीन कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है। अगर फ्लैप्स आप 160 पे और आपने फ्लैप्स डाले तो डेफिनेटली फ्लैप्स टूट जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आई नो हम सब में थोड़ा बहुत होता है करने का, बट प्लीज डू नॉट डू दिस। हम फाइटर जेट नहीं उड़ा रहे हैं, हम प्रोपेलर एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं, पिस्टन इंजन, ओके। मेरे अंदर भी था, मैंने बट किया नहीं, डोंट वरी। उसके बाद चलो हम चलते हैं आगे। यस, VX इज माई बेस्ट एंगल ऑफ क्लाइंब, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। आपका टेक में भी पूछेंगे जिनका टेक क्लियर नहीं है, और कभी कभी नैव में भी आता है। VX एंड VY ये क्या होता है, ठीक है। V1 आपको पता है, V2 पता है, टेक ऑफ सेफ्टी स्पीड, रोटेशन पता है, VLO VLE ये सब आपको पता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गाइज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 2 पॉइंट इसमें सबसे फ्रीक्वेंट पूछते हैं एग्जाम में। VNO कैन नेवर बी एक्सीडेड इन स्मूथ एयर, ठीक है, ये आपको पता है। कैन ओनली बी एक्सीडेड इन स्मूथ एयर। दूसरा इंपॉर्टेंट इज द एयरक्राफ्ट शुड बी ऑपरेटेड एट इंडिकेटेड एयर स्पीड इन द कॉशन रेंज इन स्मूथ एयर। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, ओके। अच्छा गाइज, व्हाट इज VYSE? एनीवन? Best speed to climb with single engine for dual engine aircraft. मतलब अगर डुअल इंजन एयरक्राफ्ट है, उसका एक इंजन फेल हो गया, तो एक इंजन पे कितना बेस्ट रेट ऑफ क्लाइंब आप कर सकते हो, है ना। यही है, परफेक्ट, ठीक है। चलो ग्रेट, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। भाई एक क्वेश्चन तो गारंटीड आएगा, ये लिख लो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर स्पीड्स एंड देयर करेक्शंस।
different type of airspeeds and their corrections. Note it down. अब ये होता कैसे है, इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है. I will tell you. श्रेयांश, श्रीना, देवांग, गौरव, कैमरा ऑन नहीं है. I am giving you 1 minute. I will not tell now. I will genuinely remove you now. Sir, Now, my guys, power is discharged now, so I'm connecting with another device. Can you please accept that? हाँ चलो ठीक है, no problem. Thank you. Perfect. Guys, what are different speeds? Come on, जल्दी से बताओ, one by one. The first speed is indicated airspeed. indicated Calibrate. airspeed, calibrated airspeed. Calibrated airspeed. Yes, and True airspeed. true airspeed and equivalent Airspeed. ठीक है, इक्विवेलेंट एयरस्पीड. अब इसमें मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, एग्जाम में डीजीसीए कर देगा कंफ्यूज. वाई? अगर आप ऑक्सफोर्ड उठाओगे, ऑक्सफोर्ड में कैलिब्रेटेड एयर स्पीड या फिर रेस्ट्रिक्टेड एयर स्पीड दे रखा है. इट इज सेम, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों सेम है. पहले हम RAS लिखते थे, बट नाउ इट इज वी आर writing it as calibrated airspeed. These are same. आप चाहो तो लिख सकते हो CAS is equals to RAS. कंफ्यूज नहीं होना. DGC कभी कभी CS नहीं लिखता, वो सीधे RAS लिख देता है. ठीक है, and it is also mentioned in your Oxford. ओके चलो, अब इसके आते हैं हम शॉर्ट ट्रिक पे, लर्न कैसे करना है. Guys, how many of you have not drunk iced tea? आइस टी किसने नहीं पी है? सभी ने पी है. तो यहां पे मैं लिख दूंगा आइस टी. आइस टी, टी फॉर टैंगो, TEA मत लिख देना, इट इज T फॉर टैंगो ओनली. राइट नाउ, अब जब ये मैंने आइस टी लिख दी, उसके साइड में आई विल राइट PCD. I will write PCD. Okay. Now you just have to do one thing. Just make the arrow. Try to make the arrow. The arrow says indicated airspeed when corrected by position error, we will get calibrated airspeed. ठीक है, when indicated airspeed corrected by position error, we will get calibrated airspeed. When calibrated airspeed is corrected from compressibility errors, we will get equivalent airspeed. When equivalent airspeed is corrected by density errors, we will get what? We will get true airspeed. आइस टी से याद रखना, आइस टी PCD, ये याद रखोगे आप, you will never forget in your entire life. And definitely one question will be coming in your exam. हर एग्जाम में आता है, उठा के देख लो आप. Written? So C stands for compressibility error, na sir? C stand for compressibility, P for position, D for density. ठीक है, इसमें विंड्स का भी कोई फैक्टर है क्या? विंड का होता है, बट एग्जाम में भी वो पूछेंगे नहीं आपसे, वो न्यूमेरिकल्स में हमारे काम आएगा. राइट, अभी सिर्फ वो थियोरेटिकल बेसिस पे ये क्वेश्चन आएगा. ये लिख लिए सभी ने? शुड वी प्रैक्टिस दिस? चलो, नाउ if my calibrated airspeed is there, calibrated airspeed को अगर मुझे equivalent airspeed बनाना है, तो मुझे क्या करेक्शंस देने पड़ेंगे?
Compressibility error. compressibility error. compressibility errors. And what if मुझे true air speed as a result चाहिए and equivalent air speed है मेरे पास, then Density error. Density error. density errors. Perfect. ठीक है. If I have indicated, what will I get and what should I correct? Position Gas error you will by get and position. gas or RS. Gas and or RAS. Very good. Perfect. That means you people know this. इसको याद रखना. याद है मैंने आपको बोला था रफ शीट मिले राइट पे कॉलम बनाना है, वो कॉलम में ये जरूर लिखना है डेफिनेटली, बिल्कुल भी मत भूलना. ठीक है. वी हैव टू ऐड दिस इन दैट कॉलम राइट साइड. चलो नाउ लेट्स मूव फर्दर. इसमें किसी को डाउट था पहले, कुछ समझ आता था? सर डाउट ही डाउट था, अभी क्लियर हुआ है. अभी क्लियर है. बहुत बढ़िया. परफेक्ट. नाउ guys, very important, one more shortcut. Errors of airspeed indicator. Errors of airspeed indicator, this is the shortcut, right? blip cd लिख लो. errors of ASI, blip cd, blockage error, lag error, instrument position, compressibility, density, सबका अब और शॉर्टकट से अंदर. ठीक है. ये आप याद कर लोगे देन यू आर गुड टू गो. द फर्स्ट शॉर्टकट इज माय ब्लॉकेज एरर. भाई 100% क्वेश्चन आएगा. ठीक है. डेफिनेटली आता है. क्वेश्चन आता ही आता है, राइट? ब्लॉकेज में द फर्स्ट टाइप इज माय प्लूटो, PLUTO. सेकेंड इज स्टूलो, STULO. राइट? श्रेयांश आप कहाँ बेस पे हो अभी? Yes, sir. आप बेस पे हो अभी? Yes, sir. चलो ठीक है. परफेक्ट. स्टूलो. ठीक है. प्लूटो मतलब P मतलब पीटो, L मतलब लैंडिंग. मतलब अगर पीटो ब्लॉक हो गया ड्यूरिंग लैंडिंग, U स्टैंड्स फॉर अंडर रीड. पीटो ब्लॉक ड्यूरिंग लैंडिंग, my instrument will under read. Pito block during take off, my instrument will overread. इसी का स्टेटमेंट DGCA ट्विस्ट एंड टर्न करके एग्जाम में डाल देता है. अगर आपको ये पता है यू कैन इजीली क्रैक दैट. वेरी सिंपल. ये लर्न करना पड़ेगा, नथिंग एल्स. सेकेंड इज माय स्टूलो, STULO. S मतलब स्टैटिक, T मतलब टेक ऑफ. Static block during takeoff, instrument will underread. Static block during landing, my instrument will overread. Very simple. Very simple, right? Understood? Perfect. हाँ, इसमें एक चीज और एग्जाम में आती है, that in a level or unaccelerated flight, आप 5000 फीट पे क्रूज कर रहे हो विद द सेम पावर, अनएक्सेलरेटेड, लोड परसेंट इज 60 फॉर एग्जांपल, सेम पावर, देयर विल बी नो एरर. ठीक है. आपकी स्पीड भी सेम चल रही है, 90-95 नॉट्स की स्पीड आपको मिल रही है प्रॉपर, और लेवल फ्लाइट है, आपने ट्रिम अच्छा कर रखा है एयरक्राफ्ट को, पावर सेम है, देन देयर विल बी नो एरर. ओके सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो. एक सेकेंड. हाँ फिर से बताओ आप. सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो ये वाला. चलो ठीक है, मैं बता. इफ आई एम फ्लाइंग स्ट्रेट, if I am flying straight, let's say at flight level 060, ठीक है, 6000. स्ट्रेट मतलब क्रूजिंग कर रहे ना. स्ट्रेट मतलब क्रूजिंग कर रहे हैं, और अनएक्सेलरेटेड मतलब मेरी स्पीड सेम है, मैं एक्सेलरेट नहीं कर रहा, इंक्रीज नहीं कर रहा पावर. ठीक है. उसी स्पीड पे अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा. आई विल नॉट बी हैविंग एनी एरर.
ओके ड्यूरिंग हाँ स्पीड डॉट ब्लॉक में सर। यस, पार्शियल ब्लॉकेज में कोई एरर नहीं दिखाएगा। हाँ सही। ठीक है हाँ जैनी आप कुछ बोल रही थी? No, sir, clear. Thank you. ओके परफेक्ट। ठीक है सो यू कैन राइट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल। गाइस याद रखो पीटो और स्टैटिक एक ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनके बगैर आपका पूरा इंस्ट्रूमेंट्स फेल है, पूरा इंस्ट्रूमेंट जीरो। इन दो इंस्ट्रूमेंट पे सारा आपका कॉकपिट डिपेंड है, पूरा कॉकपिट, राइट? तो इनके एरर्स, इनकी वर्किंग हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं हम। अब अगर मेरा पीटो ब्लॉक हो जाता है, पार्शियली ब्लॉक, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट्स आप प्लीज लिख लो, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। Indicated airspeed will be too high when descending and too low when climbing. And there will be no error during accelerating, deaccelerating and level flight in case of partial blockage of static port. ठीक है, लैग एरर देख लो, लैग एरर कॉज ड्यू टू इनर्शिया। Partial blockage वाला अब explain कर देंगे। कौन सा वाला? Partial blockage in static flow. पार्शियल ब्लॉकेज इन स्टैटिक, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखो, जो इंडिकेटेड एयर स्पीड है, इट विल बी टू हाई व्हेन डिसेंडिंग। व्हाई? आई एम डिसेंडिंग नाउ, मेरा स्टैटिक पार्शियली ब्लॉक मतलब आधा ब्लॉक है फॉर एग्जांपल, पूरा कंप्लीटली ब्लॉक नहीं। अब डिसेंडिंग में वो कुछ ज़्यादा ही स्पीड दिखाएगा। व्हाई? हमने बचपन में या अभी भी पाइप है ना, हमारा वाटर पाइप जो होता है, ठीक है, उसमें अगर मैं पार्शियली उसको ब्लॉक कर देता हूँ तो मेरा जो पानी का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है? इंक्रीज होता है पार्शियली। सेम फंडा यहाँ पे अप्लाई होगा, राइट? सेम ये चीज इमेजिन कर लेना। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है इट विल बी टू लो व्हेन क्लाइंबिंग। व्हेन क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग में मेरी स्पीड ऑलरेडी लो रहती है, करेक्ट? मेरी स्पीड ऑलरेडी कम है, और अगर मैं उसको भी ब्लॉक कर दूंगा तो फिर और कम हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से आप उसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, ब्लिप सी डी, डी हो गया। अब आओ एल पे। एल इज फॉर लैग एरर। ठीक है, लैग एरर क्यों होता है? ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, मैकेनिकल डिफेक्ट्स, ठीक है, इनर्शिया, या फिर डिले इन ट्रांसमिशन लाइन, या फिर जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें भी लीकेज हो गया है, तो हमारा प्रेशर लीक हो रहा है स्टैटिक का या फिर पीटो का, इसकी वजह से हमारे पास लैग आ जाता है। सो देयर आर वेरियस रीजंस, वेरी सिंपल, नथिंग टू वरी अबाउट, या फिर एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट एरर। इंस्ट्रूमेंट एरर अगेन बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इम्परफेक्शंस। ठीक है, दूसरा ड्यू टू द डेटम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, रेफरेंस, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? याद है हमने क्यू कोड्स पढ़े थे, क्यू एफ ई, क्यू एन एच, क्यू एन ई। मुझे एटीसी ने बोला भाई यूर क्यू एन एच इज 1011, लेकिन मैंने क्यू एन ई को चेंज कर दिया 1011 पे। पायलट एज एरर पहली चीज। दूसरी चीज ये इंस्ट्रूमेंट एरर, ये इंस्ट्रूमेंट में नहीं आएगा बिकॉज ये पायलट का एरर है, ठीक है, बट इसमें इंस्ट्रूमेंट में मेंशन्ड है, इसका ध्यान रखना, पायलट की गलती है ये, ठीक है। दूसरा आते हैं पोजीशन एरर, पोजीशन या फिर प्रेशर एरर। अगेन इफ आई एम फ्लाइंग लेवल, मेरे पास कोई एरर नहीं है, जैसे ही मैंने पोजीशन चेंज करी, पिच अप, पिच डाउन, बैंक, यॉ, रोल, मेरे एरर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये एरर्स ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, इट विल बी वेरी मिनिमम, बट एरर्स होते हैं। अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट ठीक है तो कम एरर होंगे, इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है तो ज़्यादा एरर देंगे। अगर लीकेज है पाइपलाइन में, ट्रांसमिशन में, तो और ज़्यादा एरर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट इज डेंसिटी एरर। डेंसिटी में ये इंपॉर्टेंट है, ये येलो वाला पार्ट लिख लो।
सारे एग्जाम्स में पूछते हैं, इन एवरी एग्जाम एट मीन सी लेवल in ISA conditions my true airspeed will be equal to calibrated airspeed. You can see this in your CPL navigation, in your ATPL navigation, in your airline preparation as well, airline examination. इसको लिख लो, ठीक है. Next is my temperature error. When aircraft is maintaining constant altitude, टेम्परेचर इंक्रीज अगर होता है तो डेंसिटी डिक्रीज होगी ऑब्वियसली. जब डेंसिटी डिक्रीज होगी तो माई कैस एंड टैस विल ऑल्सो इंक्रीज. दिस इज बेसिकली नॉट एन एरर, बट ये पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछता है. इंडिकेटेड स्पीड कम हो जाएगी, टैस इंक्रीज हो जाएगा. इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस. करेक्ट, ठंड में डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, मेरी इंडिकेटेड स्पीड विल बी मोर देन ट्रू एयर स्पीड. ओके, रिटन कंप्रेसिबिलिटी एरर में ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट विल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड एंड एयर स्पीड, दैट्स इट. बहुत फ्रीक्वेंट पूछते हैं ये, तो यू शुड. सर एक मिनट वो ऊपर करना थोड़ा, टेम्परेचर इंक्रीज डेंसिटी डिक्रीज. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, नो वरीज, आप बाद में लिख सकते हो. सर इंस्ट्रूमेंट में दिक्कत क्या आ रही है पता है, ये सब एरर अभी ये चल रहा है, फिर वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर आएगा, इसमें सब मर्ज हो जाता है ना, तो पता नहीं चलता है. तो देखो, आप एक काम करो, आप सेक्शन, हाँ, आप ना सेक्शन बना लो अलग अलग. ASI लिखो, ASI का जैसे इसमें मैंने प्रॉपर बनाया ना, ASI के कौन कौन से एरर्स हैं. ब्लिप CD लिखो, B फॉर ब्लॉकेज, L फॉर लैग इंस्ट्रूमेंट. ब्लॉकेज में भी प्लूटो स्टूलो लिखो. ऐसे करके आप लिखोगे और उसको लर्न करोगे तो याद हो जाएगा. बाकी मतलब ये मेरा मेथड है, आपको जैसे इजी लगता है उस तरीके से आप बना सकते हो. सबका अलग अलग वे ऑफ लर्निंग होता है, ठीक है. लीक तो आपको पता ही है, नथिंग एक्स्ट्रा इन दिस. लीक के बाद हम आ जाते हैं ऑल्टीमीटर में, ठीक है. तो भाई बताओ, व्हाट इज ऑल्टीमीटर? It shows the altitude of the aircraft. Altitude of the aircraft, okay. What else? We did It something. has हाँ, go ahead. it has 3 types of altimeters: simple altimeter, sensitive, and servo assisted. Very good, perfect. And exam का क्वेश्चन है ये, sensitive, servo and simple. अब वो कौन सा आता है, I will tell you. Remember, we discussed something about inches of mercury, याद है? Yesterday, कहाँ पे लिखा है? Can you see? Inches of mercury written over here. ठीक है. This 29 decimal niner is equals to 1013.25 hectopascals. अब वो जो नॉब थी, that knob is this knob. इसको अगर आप चेंज करोगे तो आपका 29 वाली वैल्यू भी चेंज होगी. 30, 29.8, 29.6, ठीक है. ये 2 के गैप पे, 0.2 के गैप पे ये आती रहेगी. अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज दिस गाइज? ये जो आप देख रहे हो ब्लैक एंड व्हाइट, ये क्या है? एनीवन हु नोज दिस? सर इधर हमने कुछ सेट कर रखा है मैनोमीटर पे, लाइक हम एल्टीट्यूड सेट करते हैं ना पहले टेक ऑफ से पहले, तो अगर वो जब आप क्रॉस करते हो तो वो शो करता है. नहीं. सर ये सेस्ना में मुझे बताया गया था कि फॉर एग्जांपल हम अपने सेस्ना का कुछ 10,000 है हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड, 10 to 12,000, उसके ऊपर जाते हम तो ये चेंज हो जाता है. एग्जैक्टली, परफेक्ट.
ये जो मेरा जेब्रा क्रॉसिंग का आ रहा है ब्लैक एंड व्हाइट सिग्नल, ये सिग्नल एक्टिव होता है बिलो 10,000 फीट, एंड जब आप 10,000 क्रॉस कर जाओगे ये कंप्लीटली ब्लैक हो जाएगा, इट विल नॉट अपीयर। इसका रीजन पता है किसी को? एनीवन नोज द रीजन बिहाइंड इट? एवरीथिंग हैज अ रीजन इन एविएशन यार, जस्ट गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई। रैंडम थॉट कुछ तो आ रहा होगा माइंड में। नो चलो, this is how many feet? This is how many feet? जीरो है, 0 है। 0 के बाद ये क्या है? 1, मतलब 1000, 100 फीट। मतलब 1000 मैक्सिमम जा सकते हैं हम इस पे, राइट? 2000, 3000, 4, 5, 6, 7, 8, 9000 and 10,000, again 10,000, right? But what if I am at 11,000 feet या 10,500 feet? तो ये तो नीडल मेरी यहीं पे रहेगी। 10,200 पे अगर हूँ मैं तो नीडल यहीं रहेगी, तो मुझे क्या लगेगा? दैट आई एम एट 1,200। सो दैट इज द रीजन ये जो आपका ब्लैक एंड व्हाइट फ्लैग है ये अपेयर होना चाहिए, बिकॉज आफ्टर 10,000 हमारे इसमें रीडिंग ही नहीं है। हमारी जो वॉल क्लॉक है घरों में, घर में 12 बजे के बाद कितना बजाता है? 1, ठीक है, 2, 3, 4, 24 आवर क्लॉक नहीं है घर में, मैं नीडल वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो 24 नहीं दिखा सकता, तो इसीलिए ये जो है ऑल्टीमीटर, इसमें 10,000 तक की ही रीडिंग आप देख सकते हो, सो दैट अगर आपने क्रॉस करा यू विल नॉट बी एबल टू नो दैट आई एम अबव 10,000। इसीलिए ये मेरा ब्लैक एंड व्हाइट जेब्रा क्रॉसिंग का इंडिकेशन डिसअपियर हो जाता है अबव 10,000, ठीक है? चलो सर लेट, तो ये बड़े जेट्स में भी यही होता है क्या? मतलब यही वाला ऑल्टीमीटर होता है? वहां तो स्क्रीन वाला अपना वाला ऑल्टीमीटर होता है। हाँ हाँ, ये स्टैंड बाय रहता है ना। मतलब अगर 20,000 या 30,000 फीट पे होंगे तब? वो 10,000 तक के लिए ही वैलिड है, 20 के ऊपर आप गए तो कुछ पता नहीं चलेगा, वो आप मैनुअली करोगे। इफ नहीं सर, डाउट ये है, ये तो हम सेस्ना की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ फॉर एग्जांपल हम टर्बोजेट इंजन पे हैं, उसमें तो सर हम 10,000 के ऊपर ही फ्लाई करेंगे, करेक्ट, तो उसका लिमिट क्या होगा सर? 40,000, 35,000, ठीक है 42,000? ठीक है ठीक है। सपोज आई एम फ्लाइंग एट 40,000 फीट, ठीक है, मैं को पायलट हूँ, आप पीआईसी हो, मुझे भी पता है 40 पे फ्लाई कर रहे हैं, आपको भी पता है। अगर मेरा ग्लास कॉकपिट वाला गया, ठीक है, मुझे नहीं पता 40,000 पे है, लेकिन मेरा ऑल्टीमीटर चल रहा है, ऑल्टीमीटर विल शो 4,000 फीट, राइट? 4,000 दिखाएगा ना वो, क्योंकि मैं 40,000 पे हूँ। तो जैसे जैसे मैं डिसेंड करूंगा 4,000 के बाद वो आएगा 3,000, 2,000, 1,000 एंड अगेन 0, ठीक है? मतलब वो किस पे आ गया? 30 पे आ गया वो। 30 के बाद वो फिर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाती जाएगी नीडल, धीरे 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 करके, फिर किस पे आ जाएगी? वो 20,000 पे आ जाएगी, ठीक है? मैं कंटिन्यू डिसेंड कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होगी, वो 10,000 पे आ जाएगी। वंस आई एम एट 10,000 ये अपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आप उसको मैनुअली ट्रैक करोगे, ठीक है? मैनुअली करना पड़ेगा। इसीलिए अगर हम जो इमरजेंसीज की प्रैक्टिस करते हैं बीइंग अ पायलट, उसकी इम्पोर्टेंस है। अगर चीज़ें वर्क नहीं करती तो वी हैव टू रिलाई ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट, और मैनुअली अगर आपको नहीं आया तो प्रॉब्लम है, ठीक है? इसीलिए जब आप क्रॉस कंट्री करते हो या करोगे, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट आप गारमेंट पे डिपेंडेंट ना हो। गारमेंट नो डाउट आपको वन वे लेग दिखाएगा, उसी पे वापस आ जाओगे सेम लाइन पे, नो डाउट, वेरी इजी। व्हाट इफ अगर आपकी वो स्क्रीन चली गई, व्हाट विल यू डू? मैनुअल फ्लाई करोगे, एंड इफ यू डोंट नो कंपास के एरर्स, कंपास की हेडिंग कैसे मेंटेन करना है, विंड कहाँ से आ रही है, यू आर लॉस्ट। आपका फ्यूल खत्म हो जाएगा एंड यू हैव टू मेक एन इमरजेंसी लैंडिंग एनीवेयर, यू विल बी इन ट्रबल देन, ठीक है? तो दैट इज द रीजन जब आप क्रॉस कंट्री पे जाओ कोशिश करो कि बिना
गारमिन को दे के फ्लाई करने की आदत डालना। स्टार्टिंग में ठीक है, आना चाहिए, बट आफ्टर दैट you have to learn without looking at the cockpit screens. Okay, मतलब स्टैंड बाय इंस्ट्रूमेंट पे देख के। नाउ सिंपल अल्टीमीटर हमें पता है, वी हैव सीन हाउ डज इट वर्क, नथिंग एल्स। स्टैटिक मेजर करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर इट विल शो अस द रीडिंग, ठीक है। नाउ ये जो सिंपल अल्टीमीटर है, इट वर्क्स ऑन, इट हैज एनोरॉइड बैरोमीटर, नोट दिस डाउन। Simple altimeter works on aneroid barometer, takes input from static, you know this. Now इसकी limitations क्या थी? We are facing lag issues in this simple altimeter, right? And due to this lag issues हमें problem आता था accurate हम maintain नहीं कर पाते altitude, ठीक है, because ज़्यादा high altitude पे आप जाओगे, डेंसिटी कम है, तो स्मॉल फ्लक्चुएशंस इट विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट। स्मॉल मीन्स 100 फीट 200 फीट डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, एंड इट इज मच मोर हायर ऑल्टीट्यूड। 200 फीट इज बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सो इस लैग को एलिमिनेट करने के लिए हमने सेंसिटिव ऑल्टीमीटर को लेके आए। दिस इज मोर सेंसिटिव, व्हाई? बिकॉज इट हैज 2 कैप्सूल्स। सिंपल पे 1 कैप्सूल था, इसमें 2 कैप्सूल है। 2 कैप्सूल मीन्स मोर सेंसिटिव, राइट? नाउ प्लीज मार्क दिस, sensitive altimeter is usable at higher altitude than simple altimeter exam question, multiple times exam में आया है। higher altitude पे which altimeter is preferable? sensitive altimeter, ठीक है। दूसरी चीज, ये sensitive more क्यों है? because 2 capsules have been introduced. सिंपल में 1 था, इसमें 2 है, दैट इज द रीजन 2 कैप्सूल्स, ठीक है। एग्जाम क्वेश्चन है ये। आफ्टर दैट वी हैव सर्वो असिस्टेड अल्टीमीटर। ये जो 2 अल्टीमीटर थे, ये मैनुअली वर्क कर रहे थे। एक में 1 कैप्सूल था, एक में 2 कैप्सूल थे, बट सर्वो असिस्टेड वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल्स। इसमें मैग्नेट्स भी हैं, इसमें कॉइल्स भी हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है, ये और ज्यादा एडवांस्ड है। प्लीज नोट दिस डाउन, सर्वो असिस्टेड इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्किंग, ऐसा आप लिख सकते हो समझने के लिए। इसमें भी 2 कैप्सूल है। डिफरेंस क्या है? ये जो मैग्नेट्स आप देख रहे हो, ठीक है, इसे बार बोलो, बेसिकली ये बार है, इसमें करंट सप्लाई होता है, बैटरी से करंट सप्लाई हो रहा है। वी हैव 2 bars in it, 2 capsules and 2 bars, E bar and I bar, E and I। अब क्या होगा, इन दोनों में करंट सप्लाई होता है, ठीक है। अब करंट भी सेंसिटिव है एंड माय 2 कैप्सूल इज ऑल्सो सेंसिटिव, तो इसमें सेंसिटिविटी डबल हो जाती है, 4 टाइम्स हो जाती है वे से, राइट। इसी वजह से इस सर्वो असिस्टेड ऑल्टीमीटर को हम क्या बोलते हैं? मोस्ट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, मोस्ट सेंसिटिव ऑल्टीमीटर। व्हाई? बिकॉज इट हैज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिक ऑफ कॉइल। प्लीज राइट इट डाउन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिक ऑफ कॉइल्स, ठीक है, और इंडक्शन पिक ऑफ कॉइल। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आया आप समझ जाओ हम सर्वो की बात कर रहे हैं। सी ये वाली लाइन, इन सर्वो असिस्टेड ऑल्टीमीटर द कैप्सूल मूवमेंट इज ट्रांसमिटेड टू द इंडिकेटर वाया एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिक ऑफ कॉइल्स। सर इसमें ये भी है ना, लैग एरर इज रिमूव्ड बाय पिक ऑफ डिवाइस, ऐसा कुछ था ना सर? हाँ, करेक्ट। देखो 2 ऑप्शन मिलेंगे, लैग एरर इज रिमूव्ड बाय आइदर 2 कैप्सूल्स का ऑप्शन आपको मिलेगा या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिक ऑफ कॉइल का ऑप्शन मिलेगा। अगर दोनों ऑप्शन आपके उसमें हैं, 2 कैप्सूल्स का भी ऑप्शन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का भी ऑप्शन है, तो सेंसिटिविटी की अगर क्वेश्चन में बात हो रही है तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला सेलेक्ट करके आऊँगा ऑप्शन, क्योंकि ये ज़्यादा सेंसिटिव है, मोस्ट सेंसिटिव ऑल्टीमीटर, राइट। इसके अलावा इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला,
कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गया तो। नाउ आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल ऑल्टीमीटर एंड सेंसिटिव ऑल्टीमीटर। जल्दी से, हु वांट्स टू टेल, कम ऑन फास्ट। सर सिंपल ऑल्टीमीटर में एक कैप्सूल है, सेंसिटिव ऑल्टीमीटर में दो कैप्सूल है। At high altitude, we use sensitive altimeter because of that two capsule. It is more accurate over there. ओके, एंड तो व्हाई? एंड सिंपल में लैग्स भी होते हैं, तो बहुत छोटे छोटे हाइट पे जब चेंज होता है तो वो लैग जल्दी इंडिकेट नहीं कर पाता है, बट सेंसिटिव फास्ट रीड करता है। एग्जैक्टली, दिस इज द मेन रीजन, बिकॉज ऑफ द लैग इश्यूज में सेंसिटिव को लेके आया, राइट। एंड डिफरेंस बिटवीन सर्वो असिस्टेड एंड सेंसिटिव? The servo assisted बिकॉज altimeter सर्वो is असिस्टेड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, और वो 3 कैप्सूल्स के साथ काम दो करती कैप्सूल, है, सॉरी 2 कैप्सूल के साथ काम करती है, एंड इसमें ई एंड आई बार अरेंजमेंट्स होते हैं। एग्जैक्टली, परफेक्ट। व्हाट एल्स? अच्छा, व्हाट इज द सिमिलैरिटीज इन द ऑल्टीमीटर सेंसिटिव एंड सर्वो? सिमिलैरिटी क्या है? 2 कैप्सूल्स आर देयर। 2 कैप्सूल है। और सर्वो असिस्टेड ज्यादा सेंसिटिव क्यों है? Lag error are virtually eliminated. बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये इलेक्ट्रिकल है, सॉरी, तो ये ज्यादा फास्ट है। एग्जैक्टली, ठीक है। अब इसमें एक एग्जाम क्वेश्चन और बनता है, वो एग्जाम क्वेश्चन ये है दैट सर्वो असिस्टेड कभी कभी आपको इतना सेंसिटिव है कि अगर आपका एयरक्राफ्ट टर्बुलेंस में भी है थोड़ा बहुत, वो आपको इमीडिएट डिफ्लेक्शन देता है, इमीडिएट, बिल्कुल माइनर टर्बुलेंस पे भी, राइट। थोड़ी सी एयर आई, एयरक्राफ्ट थोड़ा सा इधर उधर हुआ, राइट बैंक लेफ्ट बैंक हुआ, इमीडिएट इफेक्ट। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट में आ जाता है, ठीक है। सर मुझे एक डाउट था, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया कि विच इज मोर एक्यूरेट, सेंसिटिव ऑल्टीमीटर और सर्वो असिस्टेड ऑल्टीमीटर? सर्वो इज मोर एक्यूरेट। सर्वो ना, ओके। यस, प्लीज मार्क दिस। ये जो सब स्केल का स्टेटमेंट लिखा है ये मार्क करो। ऑल्टीमीटर रीड्स वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम वेयर? कहां से रीड करेगा? QNH जो अपना प्रेशर एट मेन सी लेवल है। नो। सब टेल दैट वी सेड। हाँ यार, जो मैं सेट करूंगा वहां से तो दिखाएगा ना सेट करेंगे हम लोग QNH सर, वही। हाँ हाँ, जो अगर मैंने QFE सेट करा, QFE दिखाएगा, राइट। तो ऑप्शन में आपको ये देखना है जहां पे आप सेट करोगे, मतलब प्रेशर डेटम विच एवर हैज बीन सेट। इफ आई वांट टू सेट QNH, वो दिखाएगा, QNE सेट करूंगा तो वो दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, वन क्वेश्चन यार, 1 हेक्टोपास्कल इज इक्वल्स टू डैश फीट? सर ऐसा तो 27 होता है, हम राउंड ऑफ 30 लेते हैं। एग्जैक्टली, तो आई कैन से 27, इजियर कैलकुलेशंस के लिए 30 ले सकते हैं। एट 1000 feet, how much lapse rate do we feel टेम्परेचर का? 1 2%, हेक्टोपास्कल, सॉरी 2 degrees, 2 डिग्री, 2 degrees. Accurate, what is the accurate value? 1.98. 1.95, 1.98 is the accurate one, right? For easier calculations we take it as a 2 degree. और क्या था? yes, 1 किलोमीटर क्लाइम करने पे हाउ मच लैप्स रेट विल आई फेस? 6.5. Okay, any other answer? अगेन 2 degrees ना। 1000 पे भी 2 डिग्री, 1 किलोमीटर पे भी 2 डिग्री? नहीं यार कंचन,
1000 फीट और 1 किलोमीटर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दर्शिल ने सही बोला, इट इज 6.5 डिग्रीज। ये मेट में हम पढ़ चुके हैं बट हम भूल गए। ठीक है, व्हाट इज द डेंसिटी एट मीन सी लेवल? 1.225 ग्राम पर मीटर क्यूब। 225 हाँ ग्राम हाँ, per cube. हाँ इस्माइल बताओ। 1225 gram per cubic meter. इट इज 1225 ग्राम पर क्यूबिक मीटर मीन सी लेवल एट IS है। ठीक है, चलो ये तो हमें याद है, आगे बढ़ते हैं। एरर्स ऑफ ऑल्टीमीटर लिख लो यार, ब्लिप TB, एरर्स ऑफ ऑल्टीमीटर ब्लिप TB। गाइस प्लीज कॉपरेट, 12 बजे तक वी विल बी सिटिंग लाइक दिस, ओके, till 12, one more hour and then we can go for a break. Blip TB, B for barometric error, not blockage error, याद रखना, we are talking about what? Altimeter, barometric error, because इसमें बैरोमीटर होता है। लैग एरर, इंस्ट्रूमेंट पोजीशन, प्रेशर, टेम्परेचर एंड ब्लॉकेज लास्ट में। ठीक है, बैरोमेट्रिक मींस आपका जो सेट डेटम था वो चेंज हो गया। आपको QNH बोला था ATC ने, आपने QFE पुट कर दिया, तो वो बैरोमेट्रिक एरर शो करेगा। है आपका एरर, लेकिन एरर इंस्ट्रूमेंट भी शो करेगा, राइट। लैग एरर आपको पता है, लैग आ रहा है फॉर टाइम बीइंग, राइट। सेंसिटिव सर को हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। इंस्ट्रूमेंट एरर ये भी सेम ही रहेगा सारे इंस्ट्रूमेंट्स में, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से, वेयर एंड टेयर रीजन की वजह से हमें इंस्ट्रूमेंट एरर मिलता है। पोजीशन प्रेशर अगेन ड्यू टू टर्बुलेंट एयर। ठीक है, अगर लैमिनार फ्लो है एयर का तो मुझे एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी, बट अगर एयर में टर्बुलेंस है, बिकॉज ऑफ दैट टर्बुलेंस माय मॉलिक्यूल्स विल आल्सो मूव फ्रॉम हियर एंड देयर, इट विल नॉट बी स्टेबल। तो दैट इज द रीजन मुझे पोजीशन एरर में भी प्रॉब्लम आएगी। अब ये पोजीशन एरर किन किन की वजह से हो सकता है? इनकरेक्ट पोजीशनिंग ऑफ स्टैटिक सोर्स, मनूवर इंड्यूस, आपने मनूवर कर रहे हो, बैंक ज़्यादा दे दिया, उसकी वजह से आता है। हाई एंगल ऑफ अटैक, उसकी वजह से आता है। कॉन्फ़िगरेशन, लैंडिंग गियर्स, फ्लैप पोजीशन, स्पॉयलर्स एंड ऑल। स्लिप एंड स्किड, यूज ऑफ स्टैंड बाय स्टैटिक एंड ग्राउंड इफेक्ट, इन सब की वजह से पोजीशन एरर आता है। डीजी सर एग्जाम, हाँ बोलो बोलो। एग्जाम में सर ये ग्राउंड इफेक्ट वाला पूछा जाता है ना? हाँ, एक मैं वही उसी पॉइंट पे आ रहा था। ओके, DGCA में आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, A, B एंड C। उसमें से 2 ऑप्शन वो दे देंगे सही, एक ऑप्शन दे देंगे गलत। होता ना ऑड वन आउट, एक क्वेश्चन टाइप तो ऑड वन आउट वाला हो जाएगा, एक क्वेश्चन टाइप हो जाएगा 2 ऑप्शन आपके गलत हैं और एक ऑप्शन सही है, और वो जो सही ऑप्शन है वो मोस्टली ग्राउंड इफेक्ट का पूछता है। याद रखो, ग्राउंड इफेक्ट को हाईलाइट कर लो, ठीक है। पोजीशन एरर ऑफ ऑल्टीमीटर इज इक्वल्स टू ग्राउंड इफेक्ट लिख लो और सर्कल बना लो, जैसे भी करके हाईलाइट करो ताकि एग्जाम में हमें प्रॉब्लम ना हो, राइट। एक और चीज, सर्वो असिस्टेड ऑल्टीमीटर को उसमें जो एरर होते हैं वो एरर इज आल्सो कंपनसेटेड बाय ट्रांसड्यूसर। नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्वो असिस्टेड इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिक ऑफ कॉइल प्लस ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ऐसे कर लो ताकि आपको याद रहे। सारे शॉर्टकट्स अभी हम डिस्कस करेंगे, कर रहे हैं, ताकि रिवीजन में और इजी रहे हमें।
दूसरी चीज, पोजीशन एरर इज मैक्सिमम व्हेन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट लो स्पीड एंड हाई एंगल ऑफ अटैक। लो स्पीड एंड हाई एंगल ऑफ अटैक, जब आप फ्लाई करोगे ना तब पता चलेगा, ये चीज़ आप फील कर सकते हो when you will go for cross country and when you trying to exceed your time। CFI ने बोला है भाई तुम 3 घंटे करके आओगे लेकिन तुम्हें करने 4 घंटे, ठीक है, तो तुम पावर कम करके ट्रिम अप करके ऐसे जाते हो, ऐसे 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 ऐसे, एंड यू कैन फील द एरर, कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होती है आपकी स्पीड। और जब वो पूछता है मैंने तुझसे 3 घंटा बोला था, तू 4 घंटे में क्यों आया, आप बोलोगे सर वो हेडविंड्स थोड़ी ज़्यादा मिल रही थी, ठीक है। तो ऐसे आप करते हो और नहीं करते तो करोगे, आप सीखोगे बहुत सारी चीज़ें। चलो उसके बाद हम देखते हैं ड्यू टू ग्राउंड इफेक्ट अल्टीमीटर विल अंडर रीड एंड पोजीशन एरर इंक्रीजेस। ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लिख लो। लो हाई लो हाई लो हाई, ये तो हमने पढ़ा है मेट में, सेम चीज अल्टीमीटर में भी यूज होगी, ठीक है। क्या बोल रही हो जेनी, रिपीट करना है? Yes, please. चलो ठीक है, नो वरीज। इफ आई एम गोइंग फ्रॉम अ प्लेस विथ हाई टेम्परेचर, मतलब आई एम टेकिंग ऑफ फ्रॉम हाई टेम्परेचर प्लेस टू अ लो टेम्परेचर प्लेस, तो जो मेरा ऑल्टीमीटर है वो हाई रीड करेगा। हाई का मतलब होता है ओवर रीड, हाई लो हाई। Similarly, if I am taking off from low temperature to a place of high temperature, my instrument will read under. It will under read low high low, ये टेम्परेचर पे एप्लीकेबल रहेगा, राइट। सर ये कॉन्सेप्ट हम सिर्फ अल्टीमीटर में यूज करते हैं? ऑल्टीमीटर में, यस, ऑल्टीमीटर में टेम्परेचर एरर में। ब्लॉकेज एरर की बात करते हैं तो इट इज इजी। अगर पीटो ब्लॉक हुआ, ठीक है, आई एम फ्लाइंग लाइक दिस, चलो लॉजिक लगाओ, आई एम फ्लाइंग और इन बिटवीन मेरे पीटो ब्लॉक हो गया, तो अल्टीमीटर में ओवर रीड शो करेगा या अंडर रीड शो करेगा? सर नो इफेक्ट, बिकॉज पीटो को क्या फर्क, पीटो से क्या फर्क पड़ता है अल्टीमीटर को? ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि मुझे रीडिंग सिर्फ स्टैटिक से चाहिए, तो मुझे कोई मतलब नहीं है पीटो से। अगर पीटो, ये एग्जाम में पूछते हैं, पता है, एग्जाम क्वेश्चन है ये, सो प्लीज नोट इट डाउन। देयर विल बी नो इफेक्ट इफ पीटो इज ब्लॉक्ड, ठीक है। इसमें आता है स्टूलो, अगेन स्टैटिक ब्लॉक, ड्यूरिंग टेक ऑफ इट विल अंडर रीड, ड्यूरिंग लैंडिंग इट विल ओवर रीड। लीकेज एरर में पीटो अगर लीक हो गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज रीडिंग मेरी स्टैटिक से आ रही है, डजेंट मैटर। अगर स्टैटिक में लीक हुआ है, अब इसमें दो केस बनते हैं। इफ यू आर फ्लाइंग एन प्रेशराइज एयरक्राफ्ट और अनप्रेशराइज एयरक्राफ्ट, प्रेशराइज में अगर आप फ्लाई करोगे तो इनसाइड द एयरक्राफ्ट pressure will be higher so that air will enter the casing and it will under read। तो आप यहाँ लिख सकते हो प्रेशराइज एयरक्राफ्ट में it will under read and unpressurized में it will over read during static leakage। static leakage मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं जब पढ़ता था मैं ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाता था, इज इक्वल्स टू करके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ताकि चीज़ें याद रहें। ओके, अल्टीमीटर टॉलरेंस, नोट इट डाउन प्लीज, नोट इट डाउन प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट मीन सी लेवल इसका जो टॉलरेंस है, लिमिट है,
30 फीट तक हो सकती है पर 100 नॉट्स कैलिब्रेटेड एयर स्पीड, नॉट इंडिकेटेड। एग्जाम में इसको RS देते हैं, RAS करके दे देता है वो। सर ये है क्या अल्टीमीटर टॉलरेंस? अल्टीमीटर टॉलरेंस का मतलब है हर चीज़ की एक टॉलरेंस लिमिट है। जैसे कि ये मेरा फ़ोन है, ठीक है, इसकी एक हीट लिमिट की टॉलरेंस है कि अगर भाई ये 50 डिग्री तक कर सकता है सेंस, या फिर अपने पार्ट्स को सह सकता है। अगर 50 से ऊपर जाएगा तो इसके पार्ट्स ख़राब होने लगेंगे, तो ये उसकी टॉलरेंस लिमिट है, ठीक है। अगर 0 डिग्री तक है तो इट विल वर्क अंडर 0 डिग्री, 0 to 50। इससे मैं एक्सीड करूँगा या कम लेके जाऊँगा तो ये एरर शो करेगा एंड आई हैव टू गेट इट रिपेयर्ड। सिमिलरली अगर इस जो एरर है, एरर 30 फीट प्लस माइनस तक वैलिड है, इससे ऊपर वो जाता है तो आई हैव टू रिपेयर और सर्विस द इंस्ट्रूमेंट। So you mean that this altimeter tolerance level is for the all three altimeters? नहीं, अभी सिर्फ सिंपल की बात करें। Okay. Mean sea level at 100 knots calibrated airspeed. Guys, please take the screenshot for this. Servo assisted altimeter की accuracy is plus minus 60 feet. जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो आप and then you can make a note out of it. One more thing, when you will read Oxford, no, altimeter में जब आप Oxford read करोगे उसमें sensitive altimeter का जब आप पार्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे एक definition mentioned है that this sensitive altimeter consists of bimetallic strip to compensate for thermal expansion. Now anyone who wants to explain this statement, इसका क्या मतलब है यार? शायद ज्यादा हीट अप हो जाता है तो इसलिए। यस, ज़्यादा हीट होने की वजह से उसकी जो नीडल्स हैं वो एक्सपैंड होने लगती है, करेक्ट, उसके वायर एक्सपैंड होने लगते हैं जिससे एरर इंक्रीज होता है। तो सेंसिटिव अल्टीमीटर में हमने बायोमेटालिक स्ट्रिप को इंट्रोड्यूस करा सो दैट वो हीट को एब्जॉर्ब कर ले, इंस्ट्रूमेंट तक ना लेके जाए, करेक्ट। अब वो जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है उसका मटेरियल आपका ATPL में पूछेंगे कौन से मेटल की बनी है बायोमेटालिक स्ट्रिप, एंड दोज मेटल्स आर निकल एंड कॉपर। बायोमेटालिक, दो मेटल्स, विच वन? निकल एंड कॉपर। सर इस पे लेके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? इसमें ये क्वेश्चन आता है, हाउ डू वी कंपनसेट फॉर थर्मल एक्सपेंशन इन सेंसिटिव अल्टीमीटर। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा, आंसर होगा इसकी बायोमेटालिक स्ट्रिप। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, विच अल्टीमीटर हैज थर्मल एक्सपेंशन, आपका आंसर होगा सेंसिटिव अल्टीमीटर। इस पे मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। CPL में ये मेटल नहीं पूछते, ATPL में ज़्यादा पूछेंगे आपको, तो प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। एंड सर्वो असिस्टेड अल्टीमीटर की दिस इज द एक्यूरेसी डिपेंडिंग अपॉन हाइट्स। अगर 60,000 की हाइट है तो प्लस माइनस 300 फीट की एक्यूरेसी है, टॉलरेंस लिमिट बेसिकली जिसे हम बोल सकते हैं। चलो भाई, अल्टीमीटर डन। VSI बहुत छोटा टॉपिक है, 5-10 मिनट में हम खत्म करते हैं। जल्दी से बताओ, व्हाट इज VSI? एनीवन? It's measure the rate of climb or rate of descent. ओके, और इसकी रीडिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट? Feet, 1000 feet per minute. 1000 फीट पर मिनट। वेरी गुड, सिंपल है। अगर मैं स्ट्रेट फ्लाई कर रहा हूँ तो VSI क्या शो करेगा? Zero. So 0. डिसेंड कर रहा हूँ तो नेगेटिव It में will शो show करेगा descent rate. डिसेंट रेट। क्लाइंब कर रहा हूँ तो पॉजिटिव डिसेंट रेट, राइट। नाउ वन क्वेश्चन, आई एम फ्लाइंग लेवल, ठीक है, उसके बाद मैंने डिसेंड करा, डिसेंड करने के बाद मैंने दोबारा स्ट्रेट कर दिया, तो VSI पे क्या इफेक्ट होगा? It will show descent rate and then it will show normal to 0. इट विल शो नॉर्मल। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बस यही इंपॉर्टेंट मैं पूछना चाह रहा था एक चीज।
ये तो आपको पता ही है सारा, ठीक है। इसमें एरर्स लिख लो। ब्लिप टी, टी इज फॉर ट्रांसोनिक जंप। ट्रांसोनिक जंप अभी हम देखते हैं क्या होता है। एक पार्ट और लिखो, दैट VSI हैज नो टेम्परेचर एरर। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर से, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट VSI। अगेन VSI टेक्स इनपुट फ्रॉम स्टैटिक। अगर पीटो ऑफ हो गया या ब्लॉक हो गया, डजेंट मैटर, रीडिंग विल बी सेम। स्टैटिक पोर्ट ब्लॉक हुआ तो वो 0 शो करेगा, वेदर यू आर क्लाइंबिंग, वेदर यू आर डिसेंडिंग और लेवल। पीटो से फर्क नहीं पड़ेगा, स्टैटिक ब्लॉक होगा तो वो 0 शो करेगा। सर ये मैंने मिस आउट कर दिया, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दोगे? ठीक है, I am saying that if my static port is blocked in VSI, it will show 0 reading, it will not show any reading, right? And if it is blocked, मान लो I am going like this, मैं descend कर रहा हूँ, descend करते में अगर मेरा ब्लॉक हो गया, because I am descending at 500 feet per minute, and उस टाइम पे अगर वो ब्लॉक हो गया, मैं कंटिन्यू डिसेंड कर रहा हूँ, तो वो तब ही 0 शो करने लगेगा, if I am still descending, right? तो ये पॉइंट आप नोट करके रखना। सर VSI will take input from static only, ना? Yes, Not only pito. static, correct. सर सिर्फ एयर स्पीड इंडिकेटर ऐसा है जो पीटो स्टैटिक बोथ लेता है, अल्टीमीटर सिर्फ स्टैटिक इनपुट लेता है, VSI भी सिर्फ स्टैटिक इनपुट लेता है। Yes, correct. यार एक क्वेश्चन था, तो याद नहीं आ रहा। हाँ, मेरा स्टैटिक ब्लॉक्ड है, ठीक है, तो ऑल्टीमीटर में मुझे रीडिंग नहीं आ रही है, राइट? VSI 0 शो कर रहा है, ठीक है, तो व्हाट शुड आई डू? इस केस में मुझे क्या करना चाहिए इफ आई एम हैविंग अनप्रेशराइज्ड एयरक्राफ्ट? Break VSI glass. ब्रेक VSI ग्लास या फिर ब्रेक ऑल्टीमीटर ग्लास? VSI. VSI के खिलाफ। व्हाई VSI? So that it could take the pressure. तो वो तो ऑल्टीमीटर ब्रेक करने से भी ले लेगा, ASI ब्रेक करने से भी प्रेशर ले लेगा, VSI क्यों ब्रेक करूंगा मैं? लॉजिक लगाओ, लॉजिक। VSI सिर्फ डिस्टर्ब हो जाएगा। So हम ASI ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि it will compensate the speed, हमें स्पीड गलत बता सकता है। नहीं, And नहीं, also VSI will only take differential static pressure, right? नहीं, दिस इज नॉट द रीजन। जेनी आप बताओ। आई थिंक इट विल डिस्टर्ब जो ऑल्टीमीटर की रीडिंग्स है उसको। नो, देखो अगर मुझे ब्रेक करना ही है ताकि मुझे रीडिंग मिले ऑल्टीमीटर की, मैं तो किसी को भी ब्रेक कर सकता हूँ। वाई ओनली VSI? ये सैंपल पेपर में 2 बार क्वेश्चन है, ये वाला 6 सैंपल पेपर में 2 बार, और एग्जाम में आता है। थोड़ा सा लॉजिक है, बहुत माइन्यूट सा। इसका एक हिंट देता हूं मैं। 6 पैक इंस्ट्रूमेंट पता है हमें कौन कौन से? म्यूट पे हो दरअसल, म्यूट पे बता दो। ASI, altitude indicator, altimeter, turn and slip indicator, coordinator, and VSI and heading indicator. करेक्ट। इसमें से लीस्ट इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है? VSI। हाँ. अब आई बात समझ में, VSI क्यों तोड़ूंगा? बिकॉज इट हैज लीस्ट इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? मेरे ASI बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर स्पीड मॉनिटर नहीं करूंगा एयरक्राफ्ट स्टॉल हो जाएगा। ऑल्टीमीटर तोड़ूंगा तो ऑल्टीमीटर ऑलरेडी वो शो नहीं कर रहा, मुझे ऑल्टीट्यूड ही पता नहीं चलेगा, बैड विजिबिलिटी में आई कैन कोलाइड एनीवेयर, ठीक है।
टर्न एंड स्लिप भी नहीं तोड़ सकता क्योंकि मुझे रेट ऑफ टर्न मेंटेन करना है 3 डिग्रीज का, कैसे पता चलेगा? यॉ कर रहा है एयरक्राफ्ट, कैसे पता चलेगा? तो भाई VSI हैज लीस्ट इंपॉर्टेंस, दैट इज द रीजन वी विल ब्रेक द ग्लास ऑफ VSI. नोट दिस डाउन. ओके सर, इसका क्वेश्चन आपने क्या बोले थे जब हम VSI ब्रेक करते हैं? मैंने पूछा था कि इफ माय स्टैटिक इज ब्लॉक्ड एंड अल्टीमीटर की भी रीडिंग वहीं पे स्टक हो गई है, VSI ऑलरेडी 0 शो कर रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा स्टैटिक ब्लॉक है. तो इन दिस केस व्हाट शुड आई डू टू गेट द रीडिंग्स ऑफ अल्टीमीटर इन एन अनप्रेशराइज्ड एयरक्राफ्ट? कंडीशन है इन एन अनप्रेशराइज्ड एयरक्राफ्ट. ठीक है. ओके. ट्रांसोनिक जंप when aircraft reaches MCRIT. What is MCRIT यार? What is MCRIT? When you exceed Mach number. वो तो Mach 1 होता है. Some part of aircraft exceed Mach number. Yes, some part of aircraft exceeds the Mach 1 या फिर Mach number, उसको मैक्सिमम क्रिटिकल मैक नंबर बोला जाता है. क्रिटिकल मैक नंबर. ठीक है. इट डेवलप्स अ शॉक वेव. नाउ व्हेन दिस शॉक वेव इज डेवलप्ड, उस पार्ट पे स्टैटिक वेंट पे कुछ टाइम के लिए प्रेशर ड्रॉप होता है, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, एंड उस प्रेशर ड्रॉप की वजह से मुझे ट्रांसोनिक जंप का एक नाम मिला. इससे मेरे पास एरर शो होगा. ठीक है. एरर क्या होगा? इट विल कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन and will overread for the short duration. That's it. और equalize करने में इसे थोड़ा सा टाइम लग जाता है of few seconds. That's it. This is transonic jump. Leakage error आपको पता ही है. Nothing to explain in this. अब भाई देखो, अल्टीमीटर की तरह VSI भी हमारा लैग शो कर रहा था, तो मैं एक नया इंस्ट्रूमेंट लाया, इंस्टेंटेनियस VSI, also known as IVSI. सेम है, इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, सेम चीज़. थोड़ा सा एयर डिस्टर्ब हुई, ये बहुत स्मॉल फ्लक्चुएशंस भी मुझे बता देगा. सेम चीज़. सर्विसेबिलिटी चेक्स याद रखो आप, एयरलाइन के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. ये कब मेंटेनेंस पे जाएगा? IVSI कब मेंटेनेंस पे जाएगा? व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 200 फीट पर मिनट ड्यूरिंग द टेम्परेचर रेंजेस ऑफ -20 to +50. एंड इफ माई टेम्परेचर इज 55, तो मेरी लिमिट हो जाएगी 300 ± फीट्स पर मिनट. ठीक है गाइस, ये वाला डन है. चलो लेट्स मूव फर्दर. जल्दी जल्दी करते हैं. मैक मीटर. व्हाट इज मैक मीटर? व्हाट इज मैक नंबर? मैक नंबर बताओ. हाँ. हेलो सर, एक इसमें VSI में एक लाइन था, लैग एरर इज वर्चुअली एलिमिनेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग डैशपॉट एक्सीलरोमीटर IVSI. ये क्या था? लैग एरर इज वर्चुअली एलिमिनेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग डैशपॉट एक्सीलरोमीटर IVSI, इंस्टेंटेनियस VSI. ऑप्शन क्या है इसके? नहीं, यही है, ये पॉइंट दे रखा है. या डैशपॉट. एंड ये इम्पोर्टेंट मार्क करवाया. हाँ. वेट. So dashboard is something like which reduces the lag error, right? अरे डैशपॉट बोल रहे हो, मुझे लगा डैश पॉट. मैं ये सोच रहा हूँ यार कि डैशपॉट है. ठीक है. समझ गया. डैशपॉट सही बताया श्रीनर ने. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट मान लो जो कि आपका एरर्स को एलिमिनेट करता है. क्या यार, यही होता है, ज़्यादा दिमाग लगाओ तो. चलो, व्हाट इज मैक नंबर? जल्दी से कम डिस्कस करते हैं फटाफट. अरे दर्शल अनम्यूट करके बोल ले भाई. The speed of sound, Mach number. मैक नंबर, स्पीड ऑफ साउंड. ठीक है. ये प्रॉपर आंसर लग नहीं रहा यार. लोकल स्पीड ऑफ साउंड. लोकल स्पीड ऑफ साउंड. ठीक है. व्हाट एल्स?
कंचन कुछ पता है? स्माइल. Sir, it is a ratio of dynamic to static pressure. यस करेक्ट. एग्जाम क्वेश्चन है ये बाय द वे, इसको आप लिख लो, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट. मैक नंबर इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ डायनामिक बाय स्टैटिक. ठीक है. मैक नंबर इज बेसिकली डिनोटेड बाय द स्पीड ऑफ साउंड. इफ माय स्पीड, एयरक्राफ्ट स्पीड मैचेस विद द स्पीड ऑफ साउंड, दैट मीन्स मैक 1. स्पीड ऑफ साउंड के डबल मैक 2, स्पीड ऑफ साउंड के ट्रिपल मैक 3. सिंपल. ठीक है. अगर मेरे एयरक्राफ्ट की स्पीड ऑफ साउंड से मैच करेगी तो वो मैक 1 कहलाएगा. ठीक है. एंड दिस मैक मीटर इज कॉमनली यूज्ड इन पैसेंजर प्लेन्स, टर्बोजेट एयरक्राफ्ट्स, बट वेरी रेयर इन पिस्टन इंजन प्लेन्स, क्योंकि उनकी स्पीड इतनी नहीं होती कि वो मैक में डिनोट की जाए. सर आपने भी स्टेटमेंट बोला था मैक मीटर इज इक्वल टू स्टैटिक, वो मैं समझा नहीं. It is a और स्टेटमेंट क्या ratio. था? It is a ratio of dynamic by static. Dash by local speed of sound भी तो होता है ना, Mach number, वो भी लिख लो. Mach number is equals to true air speed divided by speed, local speed of sound. सर ये फॉर्मूलाज में हम सम्स में यूज करते हैं ना, अलग अलग हाँ. डिवाइडेड बाय लोकल स्पीड ऑफ. Yes, correct. Maximum, not maximum, critical Mach number important है, लिख लो. What is critical Mach number? आपको डेफिनेशन दी जाएगी ऑप्शंस में. क्रिटिकल मैक नंबर एक ऑप्शन होगा. ठीक है. फर्स्ट लाइन देखो, दिस मैक मीटर इज एसेंशियल फॉर हाई स्पीड एयरक्राफ्ट्स. राइट. ओके. ये देखो, टेस्ट बाय एलएसएस, स्पीड ऑफ साउंड. यस, याद रखो भाई. एट मीन सी लेवल लिखो जल्दी से, राइट इट डाउन. एट मीन सी लेवल in ISA conditions, at mean sea level in ISA conditions, the speed of sound is 661 knots. 661 knots. ब्रैकेट में 330 मीटर पर सेकेंड कर लो आप. एग्जाम का बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये. एट मीन सी लेवल इन ISA कंडीशन द स्पीड ऑफ साउंड इज 661 नॉट्स. सर ब्रैकेट में क्या लिखा था? 1.85 किलोमीटर. नहीं, 330 मीटर पर सेकेंड. नाउ वन क्वेश्चन. Where it is, एक second. What is the speed of sound at mean sea level? Your options are alpha 661 kilometer per hour, 1242 kilometer per hour, 1224 kilometer per hour. What is the speed of sound at mean sea level in ISA conditions? Charlie. Okay. 1224. 1224. Anyone with option A alpha? Anyone with option A? No? अल्फा किलोमीटर में है सर, उसको 661 नॉट्स है तो उसको किलोमीटर में Exactly.
एग्जैक्टली ठीक है, याद है जनरल लैब में हमने एक पॉइंट लिखा था, ऑलवेज चेक द यूनिट्स, ठीक है, तो दैट इज द रीजन ये चार्ली इज द करेक्ट वन, 1224 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, चलो एटलीस्ट हम चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, सर ठीक है। सर इसमें हाँ से है ना, हमने 661 नॉट्स को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया हाँ, कैसे किया? CH3 से। into 1.852. ठीक है, अच्छा CH3 अच्छा, से क्या उसको वैल्यू आ इनटू रही है कर दो अनिकेत, CH3 की वैल्यू? सर, 1224.71। 7 हाँ ठीक है, उससे भी कर ही सकते हो, 1.852 से भी कर सकते हो, ठीक है। ये हमने कर ही लिया था, CTM चिकन टिक्का मसाला वगैरह, ये तो कल कर लिया था। एरर्स ऑफ मैकमीटर नोट डाउन कर लो भाई, इट सफर्स फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट पोजीशन एंड मैनूवर एरर्स ओनली, do not suffer from temperature and density errors, very important, the second point। दूसरा ब्लॉकेज एरर पे लिख लो स्टूलो, ये स्लूटो नहीं है, ये स्टूलो है, याद रखना। स्टैटिक ब्लॉक ड्यूरिंग टेक ऑफ अंडर रीड, स्टैटिक ब्लॉक ड्यूरिंग लैंडिंग ओवर रीड, नोट दिस डाउन एंड प्लूटो। हाँ निकेत बताओ, म्यूट हो आप, म्यूट हो। सर, द एरर ऑफ मैकमीटर, इंस्ट्रूमेंट एरर, पोजीशन एरर एंड प्रेशर, इंस्ट्रूमेंट पोजीशन एंड ब्लॉकेज, इंस्ट्रूमेंट पोजीशन एंड ब्लॉक। ओके सर। ठीक है। पीटो ब्लॉक ड्यूरिंग लैंडिंग अंडर रीड, पीटो ब्लॉक ड्यूरिंग टेक ऑफ ओवर रीड, ठीक है। समरी देखो, समरी का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, काम की समरी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। डन, चलो एडीसी जल्दी से बता दो, कुछ नहीं है ये वाले चैप्टर में, इट इज जस्ट अ स्मॉल टॉपिक। व्हाट इज एडीसी और एयर डेटा कंप्यूटर? Sir, it has only three components in the ADC: sensor, transducer, and computer, as it converts the physical sensors to digital. That's it, right? दैट्स इट, ऑफ कोर्स। सर इसमें एक आता है वो ट्रांसड्यूसर वाला, कुछ आता है इसमें। There is Meaning- also an error in this, something like Remus error. What is it? I didn't understand. रीमस एरर, Remus. ओके, रीमस एरर आई थिंक इसमें है नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है वो। आई ऑल्सो डोंट नो अबाउट इट, क्या है, कैन यू रीड इट, वेयर डिड यू read it? No, I just have written down while listening to some YouTube lectures. अच्छा, तो इसकी स्पेलिंग बताओगे आप? REMOUS. रीमस, ठीक है, चलो मैं इसको एक बार गो थ्रू करूंगा, मुझे नहीं पता इसके बारे में, आई विल गो थ्रू इट। तो व्हाट डज इट डू भाई, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी का आएगा, इसमें से ही आएगा। दिस विल टेक इनपुट फ्रॉम योर फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल प्रेशर, सॉरी पीटो ट्यूब, योर स्टैटिक पोर्ट, योर एयर टेम्परेचर प्रोब, वहाँ से रीडिंग लेके द रीडिंग्स विल गो इनटू एडीसी एंड दैट एडीसी विल कन्वर्ट दैट रीडिंग इनटू योर डिजिटल फॉर्मेट, और वो कॉकपिट में डिस्प्ले करेगा, ठीक है। दैट्स इट, नथिंग एल्स इन दिस चैप्टर। सर इसको सर मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ सर, मतलब इसका सिंपल वर्क है। ये इनपुट लेगा जो हमारे इंस्ट्रूमेंट से, फॉर एग्जांपल पीटो प्रेशर, एंगल ऑफ अटैक, फिर इसको डिस्प्ले करके अल्टीमीटर, VSI, ये सब इंडिकेट करेगा। हाँ, वो सारा कॉकपिट में हमें रीडिंग्स दिखाएगा, सिंपल। ओके, ये देखो आउटपुट ऑफ एडीसी, इसे मार्क कर लो आप, क्या दिखाएगा? फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में इट विल हेल्प FMS, FDS, FCS, GPWS, ठीक है, ये सारी रीडिंग्स मुझे ये कॉकपिट में दिखाएगा। बाइट क्या होता है? anyone heard about it? What is byte? It is built-in test equipment. Now what does it do? जब एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे होता है, हमारी इंजीनियरिंग टीम
एडीसी के अंदर कुछ इनपुट लगाती है एंड फ्रॉम दैट लैपटॉप दे टेस्ट द एडीसी। ठीक है, अगर कोई फेलियर तो नहीं है या फिर कुछ लैग तो नहीं आ रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन तो डिस्प्ले नहीं हो रही, तो वो क्योंकि उनके लैपटॉप में कुछ सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर एनालाइज करता है पूरे आपके सिस्टम को, एंड अगर कुछ लीकेज होता है या फिर कुछ गलत रीडिंग होती है, इट विल डिस्प्ले दैट। दिस इज माय बाइट बिल्ट इन टेस्ट इक्विपमेंट। सर मुझे एक डाउट था, थोड़ा सा ऊपर करना सर। हाँ ये सर जैसे कि अभी मैंने बोला कि ये इनपुट लेता है फिर इनपुट डिस्प्ले करेगा, एएसआई ये सब करना है, पर सर इधर लिखा है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, ये समझ में नहीं आया। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो होता है, इट रिकॉर्ड्स व्हाट एक्शंस यू आर परफॉर्मिंग इन फ्लाइट। आपने थ्रॉटल Okay. दिया तो वो मेजर करेगा 50 से 80% तक मैंने थ्रॉटल दिया, वो इट विल रिकॉर्ड दैट। आपने स्टिक को खींचा, आपकी पिचअप हुई, इट विल रिकॉर्ड कि आपने कितना प्रेशर स्टिक पे लगाया। सो दैट इज फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, फ्लाइट का कंप्लीट डेटा। एवरीथिंग, हम फ्लैप्स, एंगल ऑफ बैंक ऑफ एंगल, सब एंगल ऑफ Yes, बैंक, everything, elevators, flaps, reverse thrust, everything it will record. बाकी ये वही है क्या सर जो रेग्स में हम लोग पढ़ते थे, 2-3 तरह के रिकॉर्डर्स Yes. होते हैं ना, which are in bright orange हाँ color हाँ जो हाँ हाँ, CVR, DVR वही होता है, FDR, करेक्ट। ठीक है, ये एक बार बाइट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, बट ठीक है, कभी ना कभी ज़रूर काम आ जाएगा। जायरो, जायरो जायरो जल्दी से बताओ, वी विल फिनिश इट सून। जायरो is the most stable instrument, we can say mechanically stable instrument। ठीक है, अब आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ जायरो में, टेक द स्क्रीनशॉट, रिजिडिटी एंड प्रिसीजन। इसमें से 100% क्वेश्चन आता है, रिजिडिटी एंड प्रिसीजन का। रिजिडिटी मींस जितनी ज़्यादा आरपीएम पे रोटर उसकी मूव करेगी उतनी हायर रिजिडिटी होगी एंड उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट जायरो होगा। प्रिसीजन का मतलब है इफ आई एम अप्लाइंग अ फोर्स एट पर्टिकुलर पॉइंट, द फोर्स विल एक्ट 90 डिग्री टू द एंगल ऑफ रोटेशन। याद रखना, 90 डिग्री टू द एंगल ऑफ रोटेशन। इफ माय जायरो प्लेट इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अगर मैंने 090 पे फोर्स लगाया तो इट विल एक्ट एट 180। अंडरस्टैंडिंग? अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मैंने 180 पे फोर्स लगाया तो इट विल एक्ट एज 270। ठीक है, तो ये याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं 90 डिग्री टू द इन द एक्सिस ऑफ रोटेशन या फिर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ठीक है, बाकी वेंडर तो बेकार चीज़ें हैं फालतू की। ट्रांसपोर्ट, टाइप्स ऑफ जायरो याद कर लो यार, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टाइप्स ऑफ जायरो, स्पेस, टाइड, अर्थ एंड रेट। इसके एग्जाम्पल भी पूछते हैं, अभी हम देखेंगे कौन कौन से हैं, उसकी भी नोट डाउन में करवा दूंगा आपको। जल्दी करो, 15 मिनट में वी हैव टू एंड द सेशन। डन, चलो उसके बाद यस, नोट दिस डाउन, इसका भी ले लो आप एक शॉट। डिस्प्लेसमेंट जायरो के 2 गिम्बल्स हैं एंड हेंस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एग्जाम्पल DJI आर्टिफिशियल होराइजन। रेट जायरो 1 गिम्बल, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एग्जाम्पल टर्न एंड स्लिप इंडिकेटर्स। नोट दिस डाउन एज वेल, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। सर मुझे एक और चीज पूछना था, ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले जो क्वेश्चंस है, ये सिर्फ जायरो से आते हैं कि और भी टॉपिक से सर हमें आते हैं? नहीं, जायरो ही है, जायरो ही है। आर्टिफिशियल होराइजन डिनोट्स बैंक, डिनोट्स पिच, मतलब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। हेंस 3 डिफरेंट प्लेन्स में ये एक्सिस करता है। ठीक है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और फ्रीडम टू रोटेट इन 3 डिफरेंट प्लेन्स। जायरो में, आर्टिफिशियल होराइजन में ये क्वेश्चन आता ही आता है। In artificial horizon we have 2 types of gyros, air driven
इलेक्ट्रिकली ड्रिवन उसका आरपीएम पूछते हैं। एयर ड्रिवन का आरपीएम 15,000, इलेक्ट्रिकल ड्रिवन का 22,500। पिच इन एयर ड्रिवन 55 degrees and roll 110 degree. In electrically 85 and complete roll. इसका जल्दी से आप एक स्क्रीनशॉट लो, पक्का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन छोड़ो, बेकार। एरर्स का एक स्क्रीनशॉट ले लो। एक्सेलरेशन एरर में क्या होगा, डी एक्सेलरेशन में क्या होगा, कोई बताना चाहता है? एनीवन हु वांट्स टू टेल? So when an aircraft is accelerating during takeoff, it shows a false nose up and turning right indication in the AH. Perfect. And then the deceleration during landing, a false nose down and turning left in the AH. Exactly. Very And good. there is So मुझे also a doubt pitch error, right? Pitch Due to error. the Nose up means pitch up. That's pitch error. And turning error is this right and left. it. Right and left. Exactly. Okay. हाँ निकेत। And So this हाँ श्रीनाथ, you continue. so for the turning error, this is due to the bottom heavy rotor housing, right? हाँ correct. Okay. या निकेत। so जैसे कि श्रीना ने बोला during accelerate on rolling the false indication will show। जैसे सर हमें सिखाया गया है, जैसे कि हम टेक ऑफ रोल पे है, the tendency of the aircraft to go to the left, इसमें श्रीना ने राइट बोला है, तो मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। देखो वो जो टेंडेंसी टू गो लेफ्ट है, दैट इज फ्रॉम योर स्लिप एंड स्ट्रीम इफेक्ट। ठीक है, जब एयरक्राफ्ट का आप प्रोपेलर रोटेट करते हो तो डाउन गोइंग ब्लेड्स जो हैं उसकी ड्यू टू ग्रेविटी स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू अप गोइंग ब्लेड्स। विद दिस इफेक्ट हमारा एयरक्राफ्ट आप जैसे ही सडन पावर इंक्रीज करोगे वो लेफ्ट में भागेगा। लेकिन ये जो एरर है ये आर्टिफिशियल होराइजन का एरर है, ना कि आपके एयरक्राफ्ट का। राइट, सो दैट इज जो आप बोल रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ फिजिक्स ऑफ द एयरक्राफ्ट, डायनामिक्स एंड एरोफॉइल ऑफ द एयरक्राफ्ट, एंड ये वाले एरर्स आर्टिफिशियल होराइजन के हैं। दैट्स इट सर। तो इसमें क्या था सर, ड्यूरिंग टेक ऑफ नोज अप एंड राइट, टर्न बैंक टुवर्ड्स राइट, बैंक टुवर्ड्स राइट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन एरर है। ठीक है, डी एक्सेलरेशन में एग्जैक्टली ऑपोजिट है इसका। Deceleration. Okay. The nose will be go down and the left. And left, correct. Guys, DGI, what it is? जल्दी से डिस्कस करो in 5 minutes. What is directional gyro indicator? It indicates the aircraft heading. It indicates aircraft heading. Okay. And which other instrument indicates the heading? Compass. Compass. So what is the sorry. तो Compass indicates north. हाँ, north को heading ही तो indicate करता है ना वो। नॉर्थ से अलाइंड रहता है, बट इंडिकेट तो हेडिंग ही करेगा ना वो। इट इज द सेम थिंग। तो डिफरेंस क्या है डीजीआई और कंपास में? मैं डीजीआई क्यों लेके आया व्हेन आई हैव कंपास? DJI is fixed at one place. Okay, and compass not fixed? It is also fixed, but गौरव यार तुम भी कुछ बोलो यार, कम ऑन। पढ़ाई की है नहीं की, कुछ तो डिस्कस करो। सर जो पढ़ा था वो सब भूल गया। अरे यार 2 दिन बाद एग्जाम है भाई। 2 दिन बाद रिवाइज करना। चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं, ये वाली वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, I'll share the link in the group so that you can view। भाई देखो इसमें सिंपल सा डिफरेंस है। मैं DJI को इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बिकॉज कंपास में एरर्स थे। फॉर एग्जांपल टर्निंग एरर, एक्सेलरेशन एरर, डी एक्सेलरेशन एरर। ठीक है, और उसमें वर्ल भी होता था। वर्ल मतलब जैसे मैंने टर्न करा वो हेडिंग तो चेंज करता था, बट वो ओवरशूट कर जाता था। भले ही मैंने टर्न स्टॉप कर दिया, बट इट विल ओवरशूट। ठीक है, लेफ्ट करूंगा तो इट विल अंडरशूट।
लेकिन जो DGI है ये एक्यूरेट है बिकॉज ऑफ जायरोस्पिन रोटर एंड इट इज अलाइंड विथ योर हेडिंग. दैट इज द रीजन मैं कंपास हटा के इस पे अभी रिलाई करता हूँ. बट अगर ये फेल हो जाता है तो अगेन आई हैव टू रिलाई ऑन कंपास कंसीडरिंग द एरर्स. दैट्स इट. ठीक है, तो एडवांटेज आप इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट. मतलब इसमें कोई और एरर है ही नहीं क्या, सिवाय वो 55 डिग्री के अलावा? इसमें भी इसमें प्रिसीजन एरर होता है जो कि कॉमन है जायरो में. सारी जायरो की प्रॉपर्टीज इस पे अप्लाई करती है. सर जायरो इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? DGI, आर्टिफिशियल होराइजन, टर्न एंड स्लिप, अल्टीमीटर, ASI सारे जायरो पे हैं. ठीक है, ASI वगैरह जो है उसके स्टैंड बाय भी हैं, बट ये सारी जो है हम इसको इलेक्ट्रिकली में कन्वर्ट करके लेके आ गए जायरो में. सर DGI, आर्टिफिशियल होराइजन, टर्न स्लिप नहीं, इंडिकेटर एंड एक सेकंड. ASI जायरो का नहीं है, अल्टीमीटर जायरो का नहीं है, माय बैड. टर्न एंड स्लिप, आर्टिफिशियल होराइजन एंड DGI. आर्टिफिशियल होराइजन एंड DGI. ओके. गाइस स्क्रीनशॉट जल्दी से इसे लर्न करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. टर्निंग एरर्स इन आर्टिफिशियल होराइजन का ये पार्ट है, बट गलती से DGI में चिपक गया है इन द नोट्स. हाँ सर ये मेरे को पूछना था. हाँ, ये मैं बहुत गलत किया. इसमें कुछ नहीं है, इसकी भी एक ट्रिक है. पिच एंगल सब में पिच रहेगा टिल 270. वी हैव 4 डायरेक्शंस, 90, 180, 270, 360. तो 90, 180, 270 में सब में पिच अप का एरर दिखाएगा. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पे अगर आप हो तब वो करेक्ट दिखाएगा. मतलब 360 टर्न करोगे ना, नॉर्थ से लेके नॉर्थ तक, या फिर 090 से 09 तक, अगर 360 डिग्री आप टर्न करोगे तो इसमें कोई पिच का एरर नहीं दिखाएगा, ना ही बैंक एंगल का एरर दिखाएगा. ठीक है, उसके बाद 90 डिग्री पे आप टर्न करोगे, अंडर रीड शो करेगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 और 2 डिग्री, बट स्टिल इट अंडर रीड्स. करेक्ट शो करेगा 180 पे, ओवर रीड करेगा 270 पे, और करेक्ट शो करेगा 360 पे. बैंक एंगल की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इसको आप याद कर लो. एंड याद ऐसे बोल के नहीं होगा, ये लिख के याद होगा. तो लिख लो. एंड ऑल्सो रफ शीट में साइड में इसका टेबल बना लेना, क्योंकि एग्जाम जब आएगा क्वेश्चन आप भूल जाओगे. ये देखो, सेम जायरो वाले एरर्स भी इसमें है, DGI के एरर. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड यू कैन रीड इट आफ्टरवर्ड्स. डन, चलो बढ़िया. टर्न एंड स्लिप इंडिकेटर का भाई एक ही Sir, I have a doubt. Like, can Yes. you explain how many gimbals and freedoms in DJI? सर कुछ ये फ्रीडम्स हम जो क्वेश्चंस आते हैं 2 डिग्री फ्रीडम, 1 डिग्री फ्रीडम, इसकी कुछ ट्रिक्स है यार. उसका कि ट्रिक नहीं, वो याद करना पड़ेगा. मतलब द नंबर ऑफ गिम्बल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. दैट्स इट. गिम्बल आप याद कर लोगे, इट इज सेम एज डिग्री ऑफ फ्रीडम. हाउ मेनी दिस जायरो हैज? इट हैज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 2 गिम्बल्स, DGI. Okay. ठीक है, एंड रोटर एक्सिस इज मेंटेन्ड एट याइंग प्लेन ऑफ द एयरक्राफ्ट. सर ओके. सर जायरो एट 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, आर्टिफिशियल होराइजन एट 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, टर्न एंड स्लिप इंडिकेटर हैज 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. चाहिए सर? हाँ, करेक्ट. ठीक है सर, ये 3 में से ही आते हैं ना? बस 3 में से आएंगे. टर्न एंड स्लिप का जल्दी से सिर्फ और सिर्फ एक टेबल है जिसमें से क्वेश्चन आता है. पहली चीज तो ये बैंक एंगल का फॉर्मूला नोट डाउन करो फास्ट. टैस डिवाइडेड बाय टैस अपॉन 10 प्लस 7. rate 1 is equals to 3 degree per second, rate 2 6 degrees, rate 3 9 degree per second. This is my rate. ठीक है, उसके बाद this is important. If my needle is left,
and ball is also left. I am turning left with high bank angle. आप लिख सकते हो same direction, needle and ball turning left with high bank angle. Needle right, ball right, दोनों right में, again turning right with high bank angle. But सर if my बताइए needle is right, ball is on the center, I am turning balanced turn. इसको मैं बोलता हूँ coordinated turn. बॉल अगर सेंटर में है, नीडल लेफ्ट राइट कहीं पे भी शो कर रही है, आई एम टर्निंग और हैविंग कोऑर्डिनेटेड टर्न. बट आई एम टर्निंग लेफ्ट, मतलब नीडल इज लेफ्ट, बॉल इज ऑन द राइट, टर्निंग लेफ्ट विथ लो बैंक एंगल. नीडल बॉल अपोजिट इज इक्वल्स टू लो बैंक. लिखो जल्दी से, नीडल बॉल अपोजिट इज इक्वल्स टू लो बैंक, needle ball same side is equals to high bank. सर needle ball in same angle, High bank, same direction. same direction, high bank. Needle ball opposite direction, low bank. एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा इस पे. टर्न कोऑर्डिनेटर ये तो सेम ही है, क्या ही पढ़े. मैग्नेटिज्म बचा हुआ है. चलो ठीक है यार, मैग्नेटिज्म कल करेंगे बिकॉज आई हैव टू गो बाय 12. कंपास, मैग्नेटिज्म, आईएनएस और आईआरएस. गाइस ये वाला टेबल जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फास्ट. वेयर इट इज, दिस वन. 2 क्वेश्चंस 100% विल कम फ्रॉम दिस टेबल. क्या होते हैं क्वेश्चन? एक्सीलरोमीटर वो पूछ लेता है, रिंग लेजर किस में यूज होगा वो पूछेगा, एंड टाइम इट विल टेक टू अलाइन. डन. INS and IRS is nothing but it will calculate your position of the aircraft. अलाइन होने में 15 मिनट लगते हैं INS को, एंड IRS को 5 to 8 minutes. IRS is more advanced because it has ring laser gyro. INS पुराना था, ओल्ड था, तो मैकेनिकल जायरो था, इसलिए उसमें डिले होता था. ठीक है, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ निकेत बताइए सर ये है क्या, इसका मुझे कुछ ये बेसिकली या एयरक्राफ्ट की पोजीशन आपकी कैलकुलेट करता है कि इफ आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू बी, तो कौन से डायरेक्शन में मैं फ्लाई कर रहा हूँ, कितनी देर मुझे लग रही है, और मैं कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स पे फ्लाई कर रहा हूँ. कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, तो वो सारा कैलकुलेट करता है. एंड आईआरएस एक और हाँ हाँ ओके सर, एक और क्वेश्चन था, मैंने बहुत सैंपल पेपर्स में भी देखा हो सर, कुछ ऐसा कि we are on the northern heading, accelerating in the northern hemisphere, the heading is the हाँ वो मैग्नेटिज्म का है. वो हम कल करते हैं यार, क्योंकि अभी आई हैव टू गो. ठीक है, मैग्नेटिज्म बड़ा है इसलिए छोड़ दिया आज, तो विल डू इट टुमारो. सर इंस्ट्रूमेंट के कुछ क्वेश्चन बैंक से सर. इंस्ट्रूमेंट के हैं मैं शेयर करता हूँ ग्रुप पे. ठीक है, तो ये मेजरमेंट में यहीं पे खोल के रख लेता हूँ सो दैट हमें याद रहे. परफेक्ट. So we'll do it tomorrow. Okay. Anything else, guys? Thank you.